नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पे एक सीरीज़ को शुरू किया था बायोलॉजी की। और कल हमने जिस पीपीटी को कवर किया था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लेकर के आए थे, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन साइंस के जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, वही हम इस पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो कल हमने 10 या 12 के करीब क्वेश्चन किए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल वाली जो वीडियो थी वो आपने अच्छे प्रकार से शेयर भी की होगी, अच्छी देखा भी होगा और आपको वो क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। इसी प्रकार से इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो जिस प्रकार से जहाँ तक हमने कल छोड़ा था, आज वहीं से हम शुरू कर रहे हैं और उसी प्रकार से ये क्वेश्चन अब आपके सामने है। यानी आप अगर मोबाइल से देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसने पूछ रखा है स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ओवर संसार की बात कर रहे हैं कि इस पूरे संसार में हमें क्या बताना है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। अब देखो, यानी ये जब हमने सेल वाला चैप्टर किया होगा तो ये कोई कोशिका है, इसमें क्या होती है कि स्मॉलेस्ट सेल भी होती है, लार्जेस्ट सेल भी होती है। ये तो होगी ऑल ओवर यूनिवर्स की बात। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर के अंदर भी क्या होती है, बहुत सारी सेल छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। अब आपको पता होगा ना कि ह्यूमन बॉडी है अनगिनत सेल से बनी हुई है, यानी अरबों खरबों सेल से बनी हुई है। एक दिन में हजारों की संख्या में सेल बनती है, एक दिन में हजारों की संख्या में सेल टूटती है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, यानी ऑल ओवर यूनिवर्स का मतलब ये हुआ कि संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। इसने पूछा है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन इसने आपके सामने दे रखा है ऑस्ट्रिच एग, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है स्पंज और चौथा है ओवम। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रिच एग की, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आए लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, यानी इस पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ना, वो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या हो गया, मतलब एक ही सेल होती है, इस प्रकार से एक ही होती है, वो एक ही सेल होती है। कितना बड़ा हो सकता है, तो ये मान लो 130 माइक्रोमीटर से लेकर के 170 माइक्रोमीटर तक ये बड़ा होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो पूछा है कि सबसे छोटी सेल किसकी होती है, बैक्टीरिया की होती है। अब बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, इसमें से हमें उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जिस बैक्टीरिया की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी होती है। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, हमने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, इनके अंदर कोशिका भित्ति होती है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला जो बैक्टीरिया है, जो ये वाला जीवाणु है ना, माइकोप्लाज्मा, इसके अंदर किसी टाइप की सेल वॉल होती ही नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। लेकिन जो ये वाला बैक्टीरिया है, इसके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें स्पर्म और ओवम। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, देखो मानव शरीर से जब भी क्वेश्चन आएगा तो सेल वाले चैप्टर से जरूर आता है। ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल बताइए, लार्जेस्ट सेल बतानी है। अगर पूछ ले कि मानव शरीर की स्मॉलेस्ट सेल बताइए, सबसे छोटी कोशिका बताइए, तो हमें क्या काम करना है, जब भी क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो वो तो रह जाएगा यहाँ पे ओवम यानी अंडाणु। दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन आए कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु। अब रही बात हमारा जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड के अंदर भी क्या होती है, सेल होती है। आपने सुन रखा होगा आरबीसी होती है, ब्लड में प्लेटलेट्स होती है और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होती है।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये भी क्या होती है, कोशिकाएं होती है। लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन आ गया फिर तो हमारे ये ऑप्शन हो गए। अगर क्वेश्चन आ गया कि मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त कोशिका बताइए, सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी होती है, तो अगर छोटी की बात करोगे तो वो तो यहाँ पे हो जाती है आरबीसी, और बड़ी की बात करोगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। भी अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ऑल ओवर यूनिवर्स की बात करें तो दोनों ऑप्शन आपके सामने है। ऑस्ट्रिच एग हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया, ये सबसे बड़ी होती है, ये छोटी होती है। लेकिन अब बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो आपको ये बताना है स्पर्म और ओवम, यानी लार्जेस्ट सेल क्या है, ओवम है, स्मॉलेस्ट क्या है, स्पर्म है। लेकिन ब्लड की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पादपों का संचित खाना किस रूप में भंडारित रहता है। ऑप्शन दे रखे हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च, काइटिन और सेलुलोज। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो जब भी अपना खाना ग्रहण करते हैं, जब भी अपना खाना बनाते हैं, अब खाना कैसे बनता है, तो वो बनता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनेगा। जैसे अगर हम बात करें किसी पेड़ की, तो पेड़ का ये कौन सा वाला पार्ट होता है, रूट्स वाला पार्ट होता है, ये जड़ों वाला भाग होता है। यहाँ पर क्या होती है, सूर्य का प्रकाश टकराएगा, ठीक है। यानी एक तो चाहिए सूर्य का प्रकाश, किसके लिए चाहिए, पादपों को अपना भोजन बनाने के लिए। बनाएगी कौन, पौधे की पत्तियां बनाती है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो वायुमंडल से ले लेगी, ये सूर्य से ग्रहण कर लेगी। और साथ में क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, जो जड़ों से पहुंच जाता है। अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, और पौधे की पत्तियां पौधे के लिए बनाती है भोजन। लेकिन कई बार क्या होता है कि भोजन जो है ना, ये ज्यादा मात्रा के अंदर बनेगा। अब अगर ज्यादा मात्रा में बनेगा ना, तो यही भोजन क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है, ये भंडारित तो हो जाता है। जब भी मान लो प्लांट के अंदर कोई इमरजेंसी लगती है, या प्लांट को अचानक से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, तो जो भंडारित भोजन होगा ना, ये प्लांट की पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो अब हमें क्या काम करना है, इसने पूछा है कि पादपों का जो संचित खाना है वो किस रूप में रहता है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने ग्लाइकोजन। अब बात सुनो, ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करें, ह्यूमन ब्लड की, मानव रक्त की बात करोगे ना, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एक शर्करा होती है जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है, अगर इसकी मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा हो गई, ठीक है, तो एक हार्मोन बनता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, इस ग्लूकोज को चेंज कर देगा, किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देगा इसको, ग्लाइकोजन के अंदर। और यही ग्लाइकोजन जो है लीवर के पास में जाकर के क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने स्टार्च, तो यही हमारा ऑप्शन रहेगा। यानी जब भी पत्तियों ने पौधे के लिए भोजन बनाया, तो ये भोजन धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ तक भी आएगा, जड़ों तक। और जड़ों में जब आएगा ना, अगर ज्यादा मात्रा में बनेगा ना, तो ये स्टोर होगा, किस रूप में स्टोर होगा, तो ये स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पादपों का संग्रहित या संचित खाना किस रूप में भंडारित रहता है, स्टार्च की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि मानव शरीर का संचित खाना या भंडारित खाना किस रूप में रहता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहेगा, ठीक है। ये जो काइटिन होता है, ये रहेगा इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का जो संग्रहित खाना होता है, वो किस रूप में रहता है, काइटिन के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से ये जो सेलुलोज है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, ये अपने आप में एक डेड पार्ट होता है, और डेड पार्ट का मतलब ये हो गया कि जो प्लांट सेल वॉल होती है, ये किस चीज की बनी होती है, तो ये इसी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। अब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा कि पादपों का संचित खाना किस रूप में होता है, तो पादपों का संचित खाना स्टार्च के रूप में रहेगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और चारों में से आपको ये बताना है टेबल शुगर। टेबल शुगर अगर आपको समझ में नहीं आया तो बात सुन लो, कि जो हम लोग घरों में चीनी यूज करते हैं, घरों में
जो आप चीनी यूज करते हो ना, उसी को बोलते हैं टेबल शुगर। तो अब इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टेबल शुगर है, माल्टोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या लैक्टोज है। अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज को कहा जाता है आलमंड शुगर, आलमंड शुगर कहा जाता है। और आलमंड शुगर का मतलब ये हुआ कि माल्टोज को बादाम वाली शर्करा कहा जाता है, बादाम वाली शर्करा कहा जाता है। जैसे आपने बादाम खाए होंगे, तो बादाम खाने में जब मीठे लगते हैं ना, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, यही माल्टोज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सुक्रोज। ये जो सुक्रोज होता है ना, इसी को बोलते हैं टेबल शुगर। यही हमारा ऑप्शन रहेगा, इसी को बोलते हैं टेबल शुगर। यानी जो हम लोग घरों में चीनी यूज करते हैं वो सुक्रोज ही होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर जो जैगरी शुगर होती है, जिसको बोलते हैं गुड़ वाली शर्करा, कौन सी होती है, वो होती है। या फिर जो हनी होता है, शहद, हनी के अंदर भी शर्करा कौन सी होती है, वो भी कौन सी रहेगी, सुक्रोज ही रहती है। इसी प्रकार से अगर बात करें फ्रक्टोज की, क्वेश्चन आता है कि फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है, फ्रूट शुगर यानी फलों वाली शर्करा किसे कहा जाता है, फलों वाली शर्करा किसे कहा जाता है, फ्रक्टोज को। अगर क्वेश्चन आए शुगर केन शुगर, शुगर केन शुगर, इसका मतलब ये हुआ कि गन्ने वाली शर्करा किसे कहा जाता है, तो गन्ने वाली शर्करा कौन सी होगी, वो हो जाएगी फ्रक्टोज। अरे आपने गन्ना खाया होगा ना, तो गन्ना खाने में मीठा लगता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, फ्रक्टोज है। अगर बात करें कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज ही होती है यहाँ पे। ठीक है, लैक्टोज की बात करोगे तो इसको बोलते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर कहा जाता है। यानी दूध वाली शर्करा किसे कहा जाता है, लैक्टोज को कहा जाता है। दूध पीने में थोड़ा मीठा लगता है, कैसे लगेगा, इसी की वजह से लगता है, लैक्टोज की वजह से। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कवर हुए। इसका कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, वो रहेगा सेकंड ऑप्शन, और क्या है, सुक्रोज। तो जब भी क्वेश्चन आए कि निम्न में से किसे टेबल शुगर भी कहा जाता है, तो वो कौन सा रह जाएगा, सुक्रोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, गेहूं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। गेहूं का मतलब होता है, ये बात कर रहा है वीट की, वीट की, यानी इसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है, ये बात हमें बतानी है। तो अगर आप बात करोगे ना प्रोटीन की, तो प्रोटीन का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कुल मिलाकर के 22 प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। 22 में से 12 प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, और 10 प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हम डाइट के माध्यम से या खाने के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अब इसने आपसे पूछा है कि जो गेहूं है, वीट है, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिलेटिन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन, ग्लूटामाइन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब मैं ये बताना है, जो जिलेटिन प्रोटीन होता है ना, ये किस में होता है, तो ये कोकोनट वाटर के अंदर होता है। जब भी क्वेश्चन आए कि नारियल पानी के अंदर, नारियल पानी में कौन सा प्रोटीन होता है, तो जिलेटिन प्रोटीन होता है, इसलिए आप भर भर के नारियल पानी पी सकते हो। इसी प्रकार से ओसीन प्रोटीन किसके अंदर होता है, तो ये होता है हमारी बोन्स के अंदर, यानी हमारी हड्डियों के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, वो कौन सा होता है, ओसीन प्रोटीन होता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि हमारी जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ग्लूटामाइन, तो यही हमारा इसमें ऑप्शन रह जाएगा, कौन सा है, ग्लूटामाइन। जब भी क्वेश्चन आए कि गेहूं में कौन सा सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो वो रहेगा ग्लूटामाइन। लास्ट ऑप्शन दे रखा है एल्ब्यूमिन। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए कि एग यानी अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, एल्ब्यूमिन रहेगा। अब आपको ये बताना है कि हमारे जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, या मैं कह दूं कि हमारे जो हेयर है, बाल होते हैं,
इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपको कमेंट करके बताने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन तो आपका ये रहेगा, दूसरा आपको बताना है कि हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशियां, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा यहाँ पे ग्लूटामाइन, और यही वो यहाँ पे ऑप्शन है, यही वो जो प्रोटीन है जो गेहूं के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं विटामिन की बात कर रहे हैं, हमें उस विटामिन का नाम बताना है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है। प्रतिरक्षा का मतलब ये हुआ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, इसके खिलाफ में लड़ने वाली जो शक्ति है उसको उत्पन्न करता है। अब एक चीज देखो, ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो हमें सबसे पहले अगर देखें विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है रेटिनोल, रेटिनोल। ठीक है, दूसरा विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन के का होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ये ध्यान रखना। और विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्सीफिरोल होता है, कैल्सीफिरोल। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों के रासायनिक नाम हमने कवर किए हैं। अब जब भी क्वेश्चन आए कि कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए। ये क्या काम करता है, तो ये WBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, WBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी WBC के निर्माण में सहायक कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। और WBC क्या काम करती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाने का काम कौन करती है, WBC। और WBC के निर्माण में सहायक कौन सा होता है, विटामिन ए। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो मैं आपको दो यहाँ पे बताता हूँ। पहला तो आपके सामने आएगा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही क्या है, आंखों के रोग है। और एक आपके सामने आता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। एक तो हो गया कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा हो गया नाइट ब्लाइंडनेस। जब भी क्वेश्चन आए कि रतौंधी नामक जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी नामक जो रोग है ना, ये विटामिन ए की कमी से होता है, उसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, आंखों का रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, व्यक्ति को जो रंग होते हैं ना, इनको पहचानने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता। ये वाला जो रोग है ना, ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये वाला जो रोग है ना, ये एक अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। और अनुवांशिक रोग का मतलब ये हुआ कि माता पिता में से किसी एक को अगर ये वाला रोग हो रखा है तो वही रोग किसके अंदर आएगा, बच्चों के अंदर आता है, तो इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगर क्वेश्चन आए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने सुन रखा होगा बेरी बेरी नामक रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग जो है ना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसी प्रकार से आपसे अगर पूछ ले कि जो विटामिन के है इसकी कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाती है, हमारी जो हड्डियां हैं ना वो कमजोर हो जाती है। जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, रिकेट्स नामक रोग हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया यानी हड्डियों के अंदर छेद होना, ठीक है ना, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ये सारे जो डिजीज है ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो पूछा क्या है कि कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो वो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए जो है ये प्रतिरक्षा ही प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, लार किसके पाचन में सहायता करती है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि बात किसकी कर रहा है, तो लार की कर रहा है।
यानी अगर हम बात करें हमारे माउथ की, तो हमारे माउथ के अंदर क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड। और स्लाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है कि हमारे माउथ के अंदर लार ग्रंथियां मौजूद रहती है, ठीक है। अब ये जो लार ग्रंथियां हैं ये 3 पेयर होती है, 3 जोड़ी होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक तो यहाँ पे होती है पैरोटिड, पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड। दूसरी यहाँ पे होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड। और एक होती है सबमेंडिबल, सबमेंडिबल स्लाइवरी ग्लैंड। ये 3 टाइप की क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। और ये क्या काम करती है, ये हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा को बनाती है, लार को बनाती है। अब लार के अंदर क्या होता है, 99% में तो पानी होता है। जो लार बनती है ना, इसमें 99% तो क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। और इसमें 1% में क्या होता है, एंजाइम होते हैं। और यही जो एंजाइम है ना, ये क्या काम करेंगे, ये भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। अब इसने पूछा है कि जो लार है ये किसके पाचन में, अब पाचन कौन करवाता है, तो पाचन करवाते हैं एंजाइम, ठीक है। और एंजाइम कहाँ पे बन रहे हैं, लार के अंदर 2 एंजाइम बनेंगे। पहला कौन सा बनता है, एक तो बनता है लाइसोजाइम, और दूसरा कौन सा बनेगा, ये पहला हो गया। और दूसरा कौन सा बनता है, टाइलिन बनता है, टाइलिन। या फिर आप इसे बोल सकते हो स्लाइवरी एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज। ये 2 एंजाइम बनते हैं जो हमारे लार के अंदर है। अब ये वाला जो एंजाइम है ना, लाइसोजाइम, ये क्या काम करेगा, अगर हमारे भोजन के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया हो, कोई जीवाणु वगैरह आ गया हो, उसको किल करने का काम करेगी, उसको मारने का काम करता है। कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम। और दूसरा कौन सा है, टाइलिन। जो एंजाइम होता है ना, ये भोजन के पाचन में हेल्प करता है। लेकिन किसके पाचन में हेल्प करेगा, ऑप्शन में दे रखा है प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन और फैट। तो स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन ह्यूमन बॉडी में कहाँ से शुरू होता है, तो ध्यान रखना कि जो स्टार्च है वो एक किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट ही का ही रूप है। और इसी का पाचन कहाँ पर होगा, हमारे माउथ के अंदर। करवाती कौन है, हमारी सलाइवा यानी लार करवाएगी। जब भी क्वेश्चन आए कि प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन जैसे ही खाना हमारे स्टमक के अंदर पहुंचेगा, जैसे ही खाना हमारे पेट के अंदर पहुंचेगा, तो वहां पर प्रोटीन का पाचन होता है। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि जो फैट है, वसा है, इसका पाचन कहां पर होगा, तो इसका पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर इसका पाचन होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तीनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है कि लार किसके पाचन में सहायता करती है, तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायता करती है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अल्कोहल का पाचन मानव शरीर में कहां पर होता है। अल्कोहल का मतलब होता है कि जो आप लोग मदिरा पान करते हो ना, उसका पाचन कहां पर होगा। क्या लीवर के अंदर होता है, क्या छोटी आंत के अंदर होता है, क्या स्टमक के अंदर होता है, या फिर हमारे माउथ के अंदर होता है। माउथ के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पाचन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, जो अभी मैंने आपको बताया है। सिर्फ और सिर्फ इसका पाचन होता है। और वो भी क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी आंशिक पाचन होता है 70% तक, और इसको बोलते हैं आंशिक पाचन। पूर्ण रूप से नहीं होता, आंशिक पाचन होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का माउथ के अंदर। स्टमक है तो इसमें प्रोटीन का पाचन भी होता है। और साथ में ध्यान रखना, जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल, इसका पाचन भी कहां पर होगा, तो ये भी हमारे स्टमक यानी पेट में होता है। तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, स्टमक। लीवर के अंदर अल्कोहल का पाचन नहीं होगा, लेकिन अल्कोहल के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, टॉक्सिक जो एलिमेंट होते हैं ना, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जिनकी वजह से अल्कोहल में नशा होता है,
वो इनके जो एलिमेंट होंगे ना, वो टॉक्सिक एलिमेंट, इनके प्रभाव को कम करने का जो काम करेगा वो लीवर करता है। ठीक है, छोटी आंत है तो इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन। इसका मतलब केवल क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, पूर्ण पाचन तो वो होता है हमारी छोटी आंत के अंदर, ठीक है ना। फिर एक बड़ी आंत भी होती है, लेकिन कंप्लीट अगर पूछ ले तो वो कहाँ पर होगा, छोटी आंत के अंदर होगा। अब छोटी आंत के भी क्या होते हैं, आगे 3 पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अल्कोहल का पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, स्टमक यानी हमारा अमाशय यानी हमारा पेट। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। कल हम इसी आधारित ऐसे ही और क्वेश्चन लेकर के आएंगे इसी पीपीटी के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जितना हो सके इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप शेयर कर देना, और इसी नाम से यानी कॉम प्लस के नाम से ही अपनी जो ऐप है ये बहुत जल्द लॉन्च होने जा रही है। तो जिस दिन लॉन्च होगी उससे पहले आपको बता देंगे, यानी ये मान लो कि 1 वीक के बाद अपनी ऐप लॉन्च होगी। अगर आपको फुल कंसेप्ट के साथ में पढ़ना है तो आप उस ऐप पे जाइए, और आपको क्या काम करना है, वहाँ से कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।